अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पीडीएफ फाइल? यस सर, आ रहा है। चलिए, ये आपका जो टॉपिक है प्रैक्टिकल में आज का वो है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस फ्रॉम सीवेज वाटर एंड देयर क्वांटिफिकेशन और देयर इन्यूमरेशन। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियोफेजेस को आप कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, कल्टीवेट कैसे करते हैं और फिर उनको क्वांटिफाई कैसे करना है आपने। तो ये दो एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपके साथ ये शेयर करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सारा ये आपके 9 पेजेस जो नज़र आ रहे हैं आपने हर एक लाइन पढ़नी है और याद करनी है। जो चीज़ें मैं आपको ज़रा बता दूंगा आपने उसको ज़रा गो थ्रू कर लेना है। तो मेनली आपको पता होना चाहिए कि ये मेन स्टेप क्या है इसके। तो सबसे पहले कि बैक्टीरियोफेजेस होते क्या हैं कि ये जस्ट लाइक वायरसेस, तो डिफरेंट कह रहे हैं इनके एनवायरनमेंट हैं उनमें ये पाए जाते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है बैक्टीरियोफेजेस, तो ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं और बैक्टीरिया में अगर हों तो ये लिटिक या लाइसोजेनिक फॉर्म्स में होते हैं। लिटिक वो जो सेल को डिसरप्ट करके रिलीज होते हैं और लाइसोजेनिक जो कि उसके होस्ट के बैक्टीरियल होस्ट के डीएनए में इंसर्टेड फॉर्म में या फ्यूज्ड फॉर्म में या उसके जीनोम का हिस्सा रह के ये यानी कि सर्वाइव करते हैं। और जब कभी ये एक्टिवेट होते हैं तो वो लिटिक फॉर्म में चेंज होके बैक्टीरियल सेल को डिसरप्ट करके ये रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसके अलावा ये जहाँ जहाँ कह लें बैक्टीरिया पाए जाते हैं वहाँ ये भी होंगे। तो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स ह्यूमन एनिमल की जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं उधर पाए जाते हैं, सॉइल में होंगे। फिर सीवेज वाटर जो है उसमें चूँकि इंटेस्टाइनल कंटेंट्स ही होते हैं ना, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के कह लें फेजेस उसमें पाए जा सकते हैं। फिर कॉकरोचेज, फ्लाइज, दे आर ऑल देयर होस्ट। तो इसकी आइसोलेशन जो है उसको बेसिकली 6 बेसिक स्टेप हैं उसमें ये इसको कर दिया गया है, कह लें डिवाइड किया जाता है। तो ये मैं ब्रीफली इन स्टेप को गो थ्रू करता हूँ, फिर इसको हमने ये एक इमेज की फॉर्म में इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। फिर इसको आप ये जो इमेज में जो मैंने बताना है वही तकरीबन ये एक्सरसाइज की फॉर्म में उसके प्रोसीजर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको आपने फिर समझना है। तो सबसे पहले कि जैसे मैंने बता दिया आपको कि बैक्टीरियोफेजेस अगर ये इकोलाई में है तो उसको पॉलीफेजेस कह देते हैं। तो ये इनके एनवायरनमेंट मैंने बताए, तो उधर से आप जो भी सैंपल लेंगे दैट इज़ योर सस्पेक्टेड सैंपल फॉर फेजेस। तो कलेक्शन ऑफ द फेज कंटेनिंग सैंपल एट इट्स सोर्स, तो वो बेशक आप कॉकरोचेज लें उससे आइसोलेट कर सकते हैं, फ्लाइज लें या फिर इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हो ह्यूमन एंड एनिमल हो, सीवेज वाटर हो एंड सॉयल हो सकती है। अब हर जो एनवायरनमेंट है उसमें जो फेजेस की जो में उसमें उसकी डाइवर्सिटी होगी। हर एनवायरनमेंट में सिमिलर फेजेस नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो एनीवेज सबसे पहले तो ये आपका फेज कंटेनिंग सैंपल। फिर आपने क्या करना है, एडिशन ऑफ एन इनरिच्ड ससेप्टिबल होस्ट सेल कल्चर टू द सैंपल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फेज पार्टिकल फॉर सब्सिक्वेंट आइसोलेशन। मीन्स कि फर्ज करें आपने थोड़ा सा सीवेज वाटर लिया है, तो तो ये किसी ने क्वेश्चन किया है वॉल्यूम लो है, तो मेरे जो कंप्यूटर है उस पर वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो इससे ज़्यादा अब हो नहीं सकता। तो कंप्यूटर के बिल्कुल सामने मैं बैठा हुआ हूँ, आप अपना वॉल्यूम ऊंचा कर लें। एनीवेज फिर है जी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जो भी फर्ज करें आपने सैंपल लिया है सस्पेक्टेड फेज के लिए, फर्ज करें सीवरेज वाटर आपने लिया है 10 ml 20 ml 50 ml, उसके अंदर उसको आप किसी न किसी फ्लास्क में डाल देंगे और उसमें आपने ऐड क्या करना है, ससेप्टिबल होस्ट सेल। ठीक है, तो इस एग्जांपल में इकोलाई की कोई स्ट्रेन यूज़ की गई है, तो समझ लें कि इकोलाई का नॉन इकोलाई का कल्चर
आप यूज़ करेंगे एज ससेप्टिबल सेल। ससेप्टिबल किसको? फेजेस को, ठीक है। तो उस सैंपल के अंदर आप कुछ इकोलाई का कल्चर ऐड कर देंगे ताकि अगर उसके अंदर फेजेस होंगे उस सैंपल के अंदर, तो वो फेजेस जैसे वायरस होते हैं तो वायरस किसी न किसी लिविंग होस्ट में ही ग्रो करेंगे। तो लिविंग होस्ट के तौर पे आपने उसको बैक्टीरिया सप्लाई कर देना है, तो उसको कहते हैं इनरिचमेंट विद ससेप्टिबल होस्ट सेल। तो उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में बेसिक फॉलोइंग इंक्यूबेशन, कुछ देर के लिए उसको आप रख देंगे रूम टेम्परेचर पे या 37 पे, ताकि वायरस जो है या फेज जो है वो होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाए और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन या उसके सेल वाल को पेनिट्रेट करके सेल में ग्रो कर जाए। तो ग्रो करेगा, लाइसिस करेगा, फिर दोबारा उससे जो भी सस्पेंशन उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो उससे उसको आइसोलेट करने के लिए आपने क्या करना है, फॉलोइंग इंक्यूबेशन सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द इनरिच सैंपल फॉर रिमूवल ऑफ ग्रॉस पार्टिकल, ठीक है। तो वो जो भी सीवरेज वाटर या जो भी इकोलाई वगैरह का कल्चर होगा उसमें से सब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन का स्टेप करना है। फिर क्या करना है नेक्स्ट, filtration of the supernatant liquid through a bacteria retaining membrane filter। तो मेनली स्टेप है फिल्ट्रेशन करनी है आपने, ताकि वायरस कंटेनिंग जो है सुपरनेटेंट वो रह जाए और बाकी बैक्टीरिया और बाकी डेब्रिस जो है वो सारा सेपरेट हो जाए। फिल्ट्रेशन का स्टेप, फिल्ट्रेशन के बाद क्या करना है, इनोकुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट onto a lawn of susceptible host cell which are grown on soft agar, ठीक है। तो ये एगर जो है प्लेटें जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे प्लेटें होंगी, उसके ऊपर आपने वो जो फिल्ट्रेट है उसको आपने मिक्स करना है किसी बैक्टीरिया के साथ और फिर उसको स्प्रेड कर देना है, ठीक है इसको। तो ये एक बेसिक स्टेप। और फाइनल स्टेप है इंक्यूबेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द कल्चर फॉर द प्रेजेंस ऑफ फेज पार्टिकल्स which is indicated by plaque formation in the bacterial lawn। तो इसमें एक चीज़ है प्लेग फार्मेशन। तो ये प्लेग फार्मेशन मैं आपको ज़रा समझाता हूँ अभी। तो आप फाइनल स्टेप में क्या है, आपने जब प्लेट के ऊपर आपने वायरस सस्पेक्टेड बैक्टीरियल फेज इकोलाई कल्चर स्प्रेड कर देना है एगर के ऊपर, तो आपने फेजेस चेक करने हैं कि फेजेस कह रहा हूँ, प्लेक्स चेक करने हैं कि प्लेक्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो प्लेक्स क्या चीज़ होती है, तो वो सेल कल्चर के हवाले से मैंने आपको प्लेक्स के बारे में बताया था। तो बिल्कुल वही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बैक्टीरियोफेज के लिए जब वो इकोलाई पे आप उसको ग्रो करवाएंगे, ठीक है। सेल कल्चर के अंदर जब वायरस ग्रो करवाते हैं तो तब भी प्लेक्स बनते हैं। तो इसी तरह जब बैक्टीरिया के ऊपर वायरस ग्रो करवाना है आपने इसको बैक्टीरियोफेज को, तब भी प्लेक्स बनती हैं। तो ये फर्ज करें अगर एक प्लेट है जिसके ऊपर आपने फेजेस प्लस इकोलाई स्प्रेड किया था, तो 24 आवर इंक्यूबेशन के बाद डेफिनेटली बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे। तो और बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस भी ग्रो कर रहा है, तो वो वायरस जो है एक सेल को डिस्टर्ब करके दूसरे सेल में, फिर दूसरे से तीसरे में, तो किसी एक जगह पे जहाँ सिंगल वायरस था उसने क्या किया, काफ़ी सारे जो बैक्टीरियल सेल हैं उनको उसने डिस्ट्रॉय किया। और वो अब ये जो आपको एक वाइट सा एरिया नजर आ रहा है, ये सिंगल वाइट एरिया इज कॉल्ड प्लेक। तो बेसिकली प्लेक है क्या चीज़, ये वो एरिया है जहाँ पर वायरस ग्रो कर रहा था बैक्टीरियल सेल के अंदर, और बहुत सारे बैक्टीरियल सेल जब डिसरप्ट हो गए तो वो बाकी सारा उसको कहते हैं बैक्टीरियल लॉन है, वो बैक्टीरिया की थिक ग्रोथ होगी और ये जो खास एरियाज है यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो लाइज हो गए हैं, वो इसलिए वाइटिश एरिया नज़र आ रहा है। तो इस खास एरिया को आप पिक भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और इसको जब आप पिक कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने बैक्टीरियोफेज को एक तो आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज है, और दूसरा ये कि इसको आपने प्यूरिफाई भी कर लेना है। जब एक प्ले को उठाएंगे तो समझ लें कि आपने एक बैक्टीरियोफेज का जो है यूनिट उसको आपने उठा लिया, ठीक है। यानी एक प्लेग जो है वो एक वायरस बनाता है, वो डेफिनेटली इसमें होंगे तो बहुत सारे वायरस, लेकिन वो सारे मिलते जुलते होंगे, एक ही सिंगल वायरस पार्टिकल डिवाइड होकर बहुत सारे बना होगा।
तो एनीवेज जिस तरह एक बैक्टीरियल कॉलोनी होती है उसको हम CFU कहते हैं, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, इसी तरह एक प्लेग जो है वो बैक्टीरियोफेजेस का एक कह लें मजमुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं प्लेग फार्मिंग यूनिट या PFU। तो ये ज़रा चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, और इसको सामने रखते हुए हम फिर वापस जाते हैं वही जो दूसरी एक्सरसाइज है कि आइसोलेशन आप कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज की। तो थोड़ा सा ये प्रिंसिपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप ज़रा खुद भी पढ़ेंगे। तो फेजेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जो इकोलाई के फेजेस हैं उनको T1 से T7 उनके नाम रखे जाते हैं। तो हर तरह के जो फेज हैं उनकी अपनी अलग कह लें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एनीवेज एक्सपेरिमेंट के हवाले से आपको चाहिए क्या कि 5 ml का आपको ट्यूब चाहिए जिसके अंदर 24 आवर ओल्ड इकोलाई का ब्रॉथ कल्चर होगा, यानी कि इकोलाई का ब्रॉथ कल्चर लिक्विड कल्चर आपके पास होना चाहिए 5 ml। 45 ml आपके पास होना चाहिए सैंपल सीवेज वाटर, यानी कि आप कहीं से भी, जैसे आम लोगों में कहते हैं गटर का पानी, तो यानी कि सीवरेज वाटर वो आपका सोर्स, सस्पेक्टेड सोर्स ऑफ बैक्टीरियोफेज है। फिर और आपको क्या चाहिए 10 ml 24 आवर ब्रॉथ कल्चर ऑफ इकोलाई अगेन। तो ये जस्ट इसकी आपने रीडिंग करनी है। ये जब ये एक्सपेरिमेंट ये आपको समझ आ गया तो आपको इसके इंग्रेडिएंट भी समझ आ जाएंगे कि क्या क्या इसमें आपको चाहिए होगा। तो अगेन ये इक्विपमेंट है, जब आपने डिस्क्राइब करना है तो ये ज़रा समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं आपको एक्सपेरिमेंट में चाहिए। और ये जो प्रोसीजर है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज फ्रॉम सीवेज वाटर कैसे होती है। तो सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया कि आपके पास एक सस्पेक्टेड बैक्टीरियोफेज सैंपल होना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया 45 ml सीवरेज वाटर। उसको आपने एक इस तरह की फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, उसमें ऐड करना है। उसमें और क्या ऐड करना है 5 ml आपने इकोलाई का 24 आवर ओल्ड ब्रॉथ कल्चर, ताकि अगर सीवरेज वाटर में वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, तो वो ग्रो करे, किस में करेगा इकोलाई सेल में। तो ये फ्लास्क के अंदर आपने इकोलाई सेल भी ऐड कर दिए, सीवरेज वाटर भी ऐड कर दिया, और अगर उसमें फेजेस हुए तो वो बैक्टीरिया के साथ अटैच होंगे, उसमें ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कुछ टाइम देंगे, 24 आवर इंक्यूबेशन दे दें। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि पोर इन सेवरल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स and centrifuge sewage sample at 2500 RPM for 20 minutes। यानी ये एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, सॉरी मशीन है, जिसके अंदर आप मल्टीपल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर वो जो तकरीबन 50 ml सीवरेज वाटर होगा इकोलाई कंटेनिंग और सस्पेक्टेड फेजेस कंटेनिंग, उसको आपने ऐसे छोटी छोटी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में ऐड करके आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया या जो भी सीवरेज में सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और टॉप पे क्या आएगा वायरस कंटेनिंग सुपरनेटेंट, क्लियर सुपरनेटेंट होगा, जिसके अंदर सस्पेक्टेड वायरस अगर हुआ तो वो उधर होगा, क्योंकि वायरस इतनी सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड पे सेडिमेंट नहीं होता। ठीक है, इस स्पीड पे सिर्फ बैक्टीरिया ही सेडिमेंट हो सकता है, वायरस सुपरनेटेंट में रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपके पास जो सुपरनेटेंट आएगा ये टेस्ट ट्यूबों के ऊपर, उसको आपने कलेक्ट कर लेना इनटू सेपरेट एक जो इस तरह का बीकर है, उसके अंदर आपने ऐड करना क्या है सुपरनेटेंट, जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सुपरनेटेंट आया अब वो बीकर में है, अब उसको उसको हम कह रहे हैं फिल्ट्रेट कंटेनिंग फेजेस। ठीक है, बीकर के अंदर अब क्या है फेजेस हैं, और इसके अंदर अब बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया टेस्ट ट्यूबों के अंदर रह गया होगा। अब फर्दर इस फिल्ट्रेट को आपने पास करना है मेम्ब्रेन फिल्टर से। ये आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने शुरू के 1-2 लेक्चर्स में आपको डिफरेंट टाइप के फिल्ट्रेशन मेथड बताए थे, तो एक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी समझाया था। तो ये फिल्ट्रेशन असेंबली है जिसके इधर फिल्टर होता है। उस फिल्टर की खूसियत ये है कि उसके अंदर से वायरस पार्टिकल तो गुजर जाएंगे, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर रह जाएगा। तो अगर कोई थोड़ा बहुत बैक्टीरिया हुए भी तो वो सेल मेम्ब्रेन या जो भी वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन उसके ऊपर रह जाएंगे, और वायरस कंटेनिंग फिल्ट्रेट फर्दर प्यूरिफाई होकर ये नीचे फ्लास्क में आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये एक प्यूरिफाइड सस्पेक्टेड फेज फिल्ट्रेट आपके पास आ गया है। ठीक है, इस
फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो अब फर्दर स्टेप क्या है कि अब आपने इस फिल्ट्रेट से, बैक्टीरिया फ्री फेज फिल्ट्रेट से आपने क्या करना है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप, ठीक है। 1 ड्रॉप में तकरीबन 20 माइक्रोलीटर होते हैं। तो ये जस्ट एक प्रोटोकॉल है, आप इसकी जगह 10 माइक्रोलीटर, 20 माइक्रोलीटर, 50, 100, 200 माइक्रोलीटर भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ लिखा आप उसी तरह 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप या इस तरह 5 ड्रॉप तक आपने कह लें इस फिल्ट्रेट के जिसके अंदर सस्पेक्टेड फेज हो सकता है वो आपने लेने हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ आपको चाहिए वो है सॉफ्ट एगर टेस्ट ट्यूब्स, यानी ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं इनके अंदर 2 से 3 ml न्यूट्रिएंट एगर है, लेकिन वो क्या है, सॉफ्ट एगर है। यानी नॉर्मल जो एगर होता है वो सोल्डिफाई हो जाता है और वो सोल्डिफाइड एगर होता है इन प्लेट में, लेकिन इन टेस्ट ट्यूब में जो एगर है वो है सॉफ्ट एगर। सॉफ्ट एगर में कह लें एगर एगर जो है उसकी कंपोजिशन अगर दूसरे में 1.5% या 2% है, जिसके अंदर कह लें 1% या उससे भी कम होगी। तो ये सॉफ्ट एगर को पहले क्या करते हैं, ट्यूबों में ऐड कर लेते हैं, फिर उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बाथ में रखते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए। फिर मेल्ट होने के बाद एक और वाटर बाथ जिसका टेम्परेचर आप 45 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रखेंगे, उसमें आप कह लें रखेंगे तो ये क्या रहेगा, मोल्टन फार्म में, पिघली फार्म में रहेगा। लेकिन इतना भी ये गर्म नहीं होगा कि वो उसके अंदर जब आप ऊपर से फेज और इधर से ये बैक्टीरिया का कल्चर ऐड करेंगे तो वो किल हो जाए, ठीक है। तो ये तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड। एनीवेज ये जो सॉफ्ट एगर की टेस्ट ट्यूब्स हैं इसमें आपने 1, 2, 3, 4, 5 ड्रॉप्स वन बाई वन ऐड करने हैं फेज के, और हर एक ट्यूब के अंदर आपने क्या करना है, इकोलाई का तकरीबन 100 माइक्रोलीटर 0.1 ml या 100 माइक्रोलीटर कल्चर ऐड कर देना हर ट्यूब के अंदर, और एक एक ड्रॉप इसका फेज का भी ऐड कर देना। फिर इसको आप हाथ में रख के ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको ज़रा रोटेट करेंगे ताकि वो अच्छी तरह फेज और बैक्टीरिया जो है वो फिल हो जाए, क्या कहते हैं, मिक्स हो जाए। उसके बाद ये जो भी 2 या 3 ml अब आपके पास सस्पेंशन है, इसको आपने क्या करना है, ये एगर की जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। तो ये जो प्लेट्स हैं इन पे ऑलरेडी जो हार्ड एगर है, ठीक है, वो भी उसकी एक लेयर है, और उस एक लेयर के ऊपर फर्दर 2-3 ml की लेयर जो है वो आपने ये उसके ऊपर कह लें बिछा देनी है। तो होगा क्या, अब ये जो आप में से स्क्रीन पे लाइनें लगा रहे हैं, या आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं या वैसे ही आपको तमीज़ नहीं है? तो ये जब आप ये जो सस्पेंशन इसको आप इन एगर प्लेट्स पे आप ऐड करेंगे, उसके बाद इसको आप सोल्डिफाई होने देंगे और इसको आप फिर इनक्यूबेट कर देंगे। तो होगा क्या, जैसे आपको मैंने पहली प्लेट दिखाई कि बैक्टीरिया का एक तो लान होगा, ठीक है, अगर उसके अंदर फेजेस हुए तो वो फेजेस ने क्या करना है, और दूसरी बात फेजेस हुए और वो लिटिक फेजेस हुए तो वो क्या करेंगे, दे विल फॉर्म प्लेक्स, ठीक है। ये जो आपको शुरू में डायग्राम दिखाई ये वाली, तो वो जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर इस तरह आपको फेज प्लेक्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपने वो प्लेट कह लें चूज़ करनी है जिसके ऊपर 30 से लेकर 300 तक कह लें आप प्लेक्स काउंट कर सकते हो, यानी 30 से कम ना हो और 300 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 30 से कम हो तो वो इतना कह लें अच्छी नंबर नहीं है कि आप उसको उस पर रिलाई करें, और 300 से ज़्यादा जो है वो प्लेट पे काउंट नहीं हो सकते ऐसा, ठीक है। तो 30 से 300 के दरमियान जो प्लेट जिसके ऊपर आपको प्लेट्स नज़र आए वो आपने पिक करनी है और उसको काउंट कर लेना है। और काउंट करने के बाद आपने वैसे तो ये नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं इसको इधर एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मेन चीज़ जो आपने अभी तक कर ली वो ये है कि आपने सीवरेज वाटर से प्लेक्स को आइसोलेट कर लिया है, ग्रो कर लिया है, ठीक है। तो पिछले वो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है उसमें आप फर्क कोई एक ये जो आप वाइट कलर का नज़र आ रहा है, इस एक प्लेक को आप उठाएं स्कैल्पल की मदद से और इसको आप फर्दर किसी टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दें या एपन डॉट ट्यूब में ऐड कर दें, तो ये आपका समझे आपने एक फेज आपने आइसोलेट कर लिया। उसको आप 1 ml बैक्टीरियल कल्चर में लगा देंगे तो वो ग्रो करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, फेज का सैंपल हो गया अब, ठीक है। तो
ये यहाँ तक तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि फेज कैसे आइसोलेट किया जाता है। फर्दर अब चूँकि साथ ही इसके रिलेटेड टॉपिक है, उसको हम कहते हैं इन्यूमरेशन या क्वांटिफिकेशन। तो इसी ही एक्सपेरिमेंट में आप क्वांटिफिकेशन के साथ साथ ही कर सकते हैं। तो क्वांटिफिकेशन कैसे होती है कि जब आपने फर्ज करें ये प्लेट है और आप काउंट कर लें 1 बाई 1 ये जितने भी प्लेट्स हैं, तो फर्ज करें आपने काउंट किया और आगे ये 200 प्लेट्स, जैसे ये फार्मूला में लिखा 200 प्लेट्स। तो फिर आपने देखना है कि वो किस डाइल्यूशन से आए। तो ये जो डाइल्यूशन है ये एक ज़रा और स्टेप है, ये इसको मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज करें ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है, इसको आप ज़रा देखें कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें आपके पास ऑलरेडी फेज का एक सॉल्यूशन है या सैंपल है, ठीक है, और उस सैंपल को आपने अब करना है 10 फोल्ड सीरियली डाइल्यूट करना है। तो सीरियली डाइल्यूट कैसे करना है कि ये इस तरह की टेस्ट ट्यूब या एपेंडार्फ ट्यूब्स के अंदर आपने 900 माइक्रोलीटर कोई भी ब्राथ, इन्होंने लिखा है ट्रिप्टोन ब्राथ, न्यूट्रन ब्राथ भी हो सकता है, तो एनीवेज 900 माइक्रोलीटर ट्रिप्टोन ब्राथ ऐड किया हुआ है इसमें आपने। तो 100 माइक्रोलीटर आपका जो ओरिजिनल फेज कंटेनिंग सस्पेंशन है उससे आपने कितने लेने हैं, 100 माइक्रोलीटर लेके ये पहली ट्यूब में जब आप ऐड कर देंगे तो ये आपकी होगी डाइल्यूशन 1/10 या उसको 10-1 लिख लेते हैं आप, ठीक है। फिर इसी तरह अब इसका टोटल वॉल्यूम होगा 1 ml। इधर से आप फिर 100 माइक्रोलीटर लें और नेक्स्ट ट्यूब जिसके अंदर ऑलरेडी आपने 900 माइक्रोलीटर ऐड किया होगा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, उसमें ऐड कर दें तो वहाँ डाइल्यूशन होगी 10-2। तो इसी तरह आप 1 बाई 1 करते आप 10⁻9 तक कर लें, 10 तक कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल के मुताबिक आपने ये कर लिया 10 फोल्ड सीरियल डाइल्यूशन। किसकी किया आपने ये डाइल्यूशन, फेज की, फेज सैंपल। वो फेज जो आपने फर्ज करें मैंने अभी आपको बताया एक्सपेरिमेंट में कि आपने प्लेट उठा के उसको आप न्यूट्रिएंट ब्राथ जिसके अंदर इकोलाई ग्रो कर रहा है उसमें ऐड कर दें, तो ये अब आपका क्या है, वो फेज है, वो फेज सैंपल है वो। तो एनीवेज उस फेज सैंपल के आपने 10 फोल्ड डाइल्यूशन की। उसके बाद आपने इस इन्यूमरेशन वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि फ़र्ज़ करें ये जो 10⁻4 वाली ट्यूब है इससे आपने 100 माइक्रोलीटर जो भी ये सस्पेंशन है उसको आपने लेना है और इसको नेक्स्ट ऐड करना है इस टेस्ट ट्यूब में। और ये टेस्ट ट्यूब क्या है, उसी तरह पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह इसके अंदर 2 ml है सॉफ्ट ट्रिप्टोन एगर, सॉफ्ट एगर है, ठीक है। तो उस सॉफ्ट एगर को आपने ऑलरेडी कह लें मेल्ट किया हुआ है जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको मेंटेन किया हुआ है। तो ये मोल्टन फॉर्म में है, पिघली हुई फॉर्म में है। उसके अंदर आपने 100 माइक्रोलीटर इस ट्यूब से डाल देना है, 100 माइक्रोलीटर ये ट्यूब है, ठीक है। याद सिर्फ ये रखना है कि इधर ये 10⁻4 डाइल्यूशन है तो उसको आपने जिस ट्यूब में डालना है तो अब वहाँ उसकी डाइल्यूशन जो होगी है वो है 10⁻5, ठीक है। तो ये 10⁻5 वाला जो है सैंपल है इसको आपने 10⁻6 वाली ट्यूब में डालना है और इसी तरह फाइनली 10⁻8 वाला जो सैंपल है उसको आपने 10⁻9 में। वजह यह है कि यहाँ तक तो आपने डाइल्यूशन खुद की और यहाँ जब आप ये 100 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे इसमें और इसके अंदर ऑलरेडी 2 ml है और ऊपर से तो आपने ये 200 माइक्रोलीटर इकोलाई का कल्चर भी इनमें ऐड करना है, तो ये सैंपल जो है वो तकरीबन 10 उसकी 10 फोल्ड डाइल्यूशन और हो गई है, ठीक है। 10⁻8 वाला 10⁻9 हो गया है, 10⁻4 वाला तकरीबन 10⁻5 डाइल्यूशन होगी उसकी, ठीक है। तो ये तो आप 100 माइक्रोलीटर जो ऐड कर रहे हैं ये बेसिकली आप डाइल्यूटेड फेज ऐड कर रहे हैं। और इकोलाई क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि ये फेज जो है उसने वो ब्राथ में ग्रो नहीं करना, उसने सेल में ग्रो करना। तो सेल ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं इकोलाई के साथ हर ट्यूब में आप, वो फिक्स अमाउंट है 200 माइक्रोलीटर। एनीवेज जब आप इस ट्यूब में फेज भी ऐड कर दिया, बैक्टीरिया एज अ ससेप्टिबल होस्ट भी ऐड कर दिया, तो इसको आपने कह लें अपनी पाम में हाथ पे रख के आपने उसको कह लें ज़रा रोटेट करना है ताकि वायरस और इकोलाई और सॉफ्ट एगर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब ये जो सस्पेंशन है इसको आपने वो पहले वाले एक्सपेरिमेंट की तरह ये जो प्लेटें हैं एगर की, हार्ड एगर प्लेट्स, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर आपने ऑलरेडी हार्ड एगर की बनाई हुई है। तो उसमें 10⁻5 वाली ट्यूब से जो सैंपल लेना है सारे का सारा उसको आपने
इस पे ऐड कर देना, उसको लेबल कर दें 10⁻⁵। इसी तरह फाइनली ये 10⁻⁹ तक आपने ये इन प्लेटों पे ऐड कर देना है। तो अगेन अब आपने ऑब्जर्व क्या करना है या एक्सपेक्ट क्या करना है, एक्सपेक्ट आपने क्या करना है कि अगर इसके अंदर वायरस है तो वो क्या है, एक तो ये डाइल्यूटेड है, ठीक है, यहाँ कम वायरसेस हैं और उससे आगे और कम होंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो हो सकता है इधर आप काउंट करें तो वो 300 से ज़्यादा हो, उसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पर हो सकता है आप काउंट कर लें 200, क्या कहते हैं उसको, 200 प्लेग्स आपने काउंट किए, तो वो 200 जो प्लेग्स हैं, और ये डाइल्यूशन याद रखनी है कि 10⁻⁶ डाइल्यूशन है ये। तो इस ये जो वैल्यू है इसको आपने लेना है और इस फार्मूला में ऐड कर देना, ये जो लिखा हुआ है कि 200 आपने प्लेग काउंट किए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, उसको आपने 10⁻6 पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली डाइल्यूशन फैक्टर, यानी 10⁻6 तक आपने डाइल्यूट किया है। तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी, तकरीबन 2 × 10⁸, ठीक है। और ये जो अमाउंट है 2 × 10⁸ प्लेग फार्मिंग यूनिट्स पर 100 माइक्रोलीटर है, क्योंकि आपने 100 माइक्रोलीटर फेज ऐड किया था। इसको आप फर्दर पर ml भी काउंट कर सकते हैं। तो 100 से पर 1 ml बनाने के लिए आपको 10⁻1 और ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 10⁻9। तो समझ लें कि 10⁻9 बैक्टीरियोफेजेस वर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सस्पेंशन, जो कि फर्ज करें ये जो सस्पेंशन इसके अंदर कितने वायरसेस थे, 10⁻9 बैक्टीरियोफेजेस पर ml। तो ये आपको पहले ज़रा मैंने एक्सप्लेन किया कि बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं, बेसिकली कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, उसको ग्रो करने का क्या प्रोसीजर है। ग्रो डेफिनेटली इकोलाई में करेंगे, फिर आइसोलेशन हो गई, आइसोलेशन के बाद आप हर वो जो प्लेग है उसको आप 1 बाय 1 एक प्लेग को आप पिक भी कर सकते हैं और उसको सेपरेट यूज़ में रखेंगे, तो वो आप जितने प्लेग होंगे समझ लें उतने वो हो सकता है उतने ही वो बैक्टीरियोफेजेस हों, ठीक है। हर फेज दूसरे से डिफरेंट भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक जो प्लेग आपको नजर आ रहा है उसमें हम अज्यूम करते हैं कि वो एक ही तरह का फेज होगा, एक प्लेग दूसरे प्लेग से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो प्रोसेस किया है इसको हम कहते हैं प्लेग प्यूरिफिकेशन या प्लेग प्यूरिफाइड बैक्टीरियोफेज। तो सेम टेक्नोलॉजी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है फॉर वायरसेस जब आप उसको ग्रो करवाएं सेल कल्चर में, लेकिन सेल कौन सा होगा, वो यूकैरियोटिक सेल होंगे, ना कि वो बैक्टीरियल। अगर बैक्टीरियल सेल में ग्रो कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो बैक्टीरियोफेज है वो, ना कि दूसरा वायरसेस। तो ये आपका कह लें आज का लेक्चर है और ये प्रोटोकॉल आपको इतने आने चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, आपके 5 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, सर वो जो इधर फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट किए हैं उधर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दोबारा। अच्छा, तो ये आपने फार्मूला पूछा है, तो फार्मूला ये जो है ये इकोलाई या कोई भी बैक्टीरिया उसको काउंट करना हो तो उधर भी यही फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। वायबल काउंट उसको हम कहते हैं। तो प्लेग काउंट करने हैं, चाहे वो वायरसेस के काउंट करें या बैक्टीरियोफेजेस के करें, तो ये फार्मूला सेम यूज़ होता है। इसमें होता क्या है, ये है नंबर ऑफ प्लेग्स जो आपने प्लेट पे काउंट किए, ठीक है। फिर उसको आपने मल्टीप्लाई किया 10⁻6 से, तो ये 10⁻6 कहाँ से आया, ये वो डाइल्यूशन है जिससे आपने 100 माइक्रोलीटर सैंपल लिया था फेज का, यानी कि ये वाला फर्ज करें ये 10⁻6 ये है ना, ये 10⁻6 यानी इस सस्पेंशन से आपने इस प्लेट पे लगाया, तो ये डाइल्यूशन फैक्टर है 10⁻6, ठीक है। इसका सोर्स क्या है,
ये 10 की -5 डाइल्यूटर, लेकिन चूंकि यहाँ 10 की -5 डाइल्यूशन हुई है, उसको फर्दर आपने फिर 100 माइक्रोलीटर लेके आगे ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर भी 1/4 डाइल्यूशन हो गई, तो वो 10 की तकरीबन 6 उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये 10 की -6 जो है इसको आपने इधर यूज़ किया है, तो उधर वो जो कि डाइल्यूशन की फॉर्म में -6 है, यहाँ आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे 10 की पावर 6, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में। तो अब ये जो वैल्यू है क्या है, ये अब हो गया 2 ज़रब 10 की पावर 8। तो ये इतने जो प्लेक्स हैं ये कितने वॉल्यूम में हैं, 2 ज़रब 10 की पावर 8 प्लेक्स पर 100 माइक्रोलीटर हैं, ठीक है। तो 100 माइक्रोलीटर में भी आप लिख सकते हैं, अगर 1 ml लिखना है तो आपको फिर एक जो है ये 10 का जो कहने ऊपर आपने एक और ऐड करना पड़ेगा, वो क्या उसे कहते हैं लॉग वैल्यू जो है। तो 10 पावर 8 प्लस 1 और हो गया, तो वो हो गया 10 की पावर 9 क्या उसे कहते हैं प्लेक्स पर ml। तो ये है चीज़, ठीक है। हाँ, थैंक यू। और सर ये प्रैक्टिकल फाइनल्स में पैटर्न भी बता दें किस तरह आएंगे, मतलब कितने मार्क्स का होगा ये सारा? जो क्वेश्चन होंगे, और ये मेरे ख्याल में 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आपने उसमें थोड़ा बहुत प्रिंसिपल बताएंगे, उसका प्रोसीजर बताएंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट है, सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी कितने प्रैक्टिकल करवा दिए हैं, उसका मटेरियल मैंने शेयर किया हुआ है। तो ये आपको आना तो ओपन बुक एग्ज़ाम ही है, लेकिन कम से कम पता तो हो ना कि भाई मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, हाउ विल यू परफॉर्म आइसोलेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस फ्रॉम कॉकरोच सैंपल्स या सीवरेज सैंपल। तो आपको पता होना चाहिए कि भी अच्छा जी मैंने कौन सा ये टॉपिक है, तो कहाँ से जवाब देना। तो ये आपको नोट्स में शेयर कर रहा हूँ, मुझे कर दिए हैं मैंने, तो इस तरह है। ये इसको ये रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा, अगर किसी को ना समझ आई है, जो नहीं अटेंड कर सके, तो वो ये बाद में मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर फाइनल्स कब होंगे वैसे? ये मैंने एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया, लेकिन बस ये मेरे ख्याल में ये लास्ट वीक ही है इसका क्लासों का, उसके बाद अब डेट शीट आ जाएगी नेक्स्ट वीक। तो साहब ने नहीं बताया? उन्होंने 24 बताया था शायद। वही है ना, ये लास्ट वीक ही है, तो ये आपका असल में 24 को कहा, तो हो सकता है तो 24 को ही हो। अभी आई डेट शीट नहीं ना आई अभी। चलें ठीक है, टाइम आपका ख़त्म हो रहा है।